आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक ऐसा स्पेसशिप होता है जो कि नर्क में चला जाता है और जब वो वापस आता है तो अपने साथ एक एविल एंटिटी को ले आता है। और जब ह्यूमंस उस स्पेसशिप का पता लगाने जाते हैं कि आखिर वो स्पेसशिप आया कैसे, तो उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने लगता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक स्पेसशिप जिसका नाम इवेंट होराइजन है वो 2040 में लॉन्च किया गया, लेकिन वो स्पेसशिप नेपच्यून के पास में ही कहीं गायब हो गया। और उसके बाद हमें आज का समय दिखाया जाता है 2047 का, जहाँ पर हम डॉक्टर विलियम्स से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि अपनी पत्नी क्लेयर को मिस कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि वो एक बड़े से शिप में होती है। तभी डॉक्टर विलियम के बाकी क्रू मेंबर्स को इवेंट होराइजन स्पेसशिप से मैसेज आता है जो कि अचानक से वापस आ गई थी। वो लोग वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं और वो एक चैम्बर में 56 डेज के लिए रहते हैं। और जब स्पेसशिप वहाँ पर पहुँचता है तो सिर्फ डॉक्टर विलियम्स ही जागते हैं। जब वो बाहर देखते हैं तो उसे क्लेयर दिखती है जो कि उनकी पत्नी है, पर वो उसे देखकर डर जाते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि वो सिर्फ विलियम्स का सपना होता है। बाद में क्रू की मेंबर जिसका नाम पीटर्स होता है वो अपने बच्चों को याद कर रही होती है। और तभी स्मिथ बताता है कि हमें 2 घंटे में नेपच्यून के ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। जब सभी साथ में बैठे होते हैं तब कूपर कैप्टन से पूछता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो कैप्टन बताता है इसका जवाब विलियम्स देगा। विलियम्स बताता है कि नेपच्यून की ऑर्बिट के लिए एक रेडियो ट्रांसमिशन बनाया गया था ताकि वो सारी हलचल को अर्थ तक पहुंचा सके, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। जैसे कि आप लोग जानते हो, इवेंट होराइजन सोर्सेज के मुताबिक हमें उस स्पेसशिप का इवेंट होराइजन होने का पता चला है। सभी लोग इस चीज को मजाक समझते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें रोक लेता है। विलियम्स बताता है कि इवेंट होराइजन स्पेसशिप्स को कम समय में दूर जगह पर जाने के लिए तैयार किया गया था। वो शिप लाइट ईयर्स की स्पीड से खुद का वार्म होल तैयार कर सकता था। सब कुछ सही था और इवेंट होराइजन को प्रोक्सिमा सेंचुरी जाना था, लेकिन वो गायब हो गया। सभी पूछते हैं फिर वो वापस कैसे आया। विलियम्स बताता है कि हम यहाँ पर यही पता लगाने आए हैं। फिर वो सभी इवेंट होराइजन से आ रहे सिग्नल्स को सुनते हैं जिसमें उन्हें कोई मदद मांगता हुआ सुनाई देता है। फिर अलार्म बजता है, यानी वो ऑर्बिट में पहुंच गए हैं और उन्हें इवेंट होराइजन स्पेसशिप भी मिल जाता है। 3 लोग कैप्टन, पीटर और जस्टिन वो सभी स्पेसशिप में छानबीन करने के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बॉम्ब लगे हुए मिलते हैं। विलियम्स बताता है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो बचने के लिए एक और स्पेसशिप साइड में लगाई हुई है। उस स्पेसशिप को अलग करने के लिए ये बॉम्ब लगाए गए थे। पीटर्स कंट्रोल रूम में पहुंचती है, वहाँ पर उसे एक डेड बॉडी मिलती है और जस्टिन एक रूम में जाता है जहाँ पर चारों तरफ की दीवार घूम रही होती है। वो अगले कमरे में जैसे ही पहुँचता है तो देखता है कि एक बड़ा सा गोला आकर ग्रेविटी ड्राइव वहाँ पर घूमने लगता है, लेकिन अचानक से जस्टिन का सिग्नल टूट जाता है। जस्टिन को इस गोले से कुछ काले कलर का लिक्विड दिखता है। जैसे ही वो उसे छूता है तो वो गोला उसे अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन जस्टिन एक रस्सी से बंधे होने की वजह से वो ब्लैक एंटिटी उसे नहीं खींच पाती और वो एक वेव छोड़ती है जो कि पूरी स्पेसशिप को हिला देती है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विलियम और उनके बाकी सभी साथी जिस स्पेसशिप से यहाँ आए थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, इसलिए उन्हें इवेंट होराइजन स्पेसशिप में आना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन को बचाने के लिए कूपर उस रस्सी को खींचता है और जस्टिन उसे बेहोशी हालत में वापस खींच लेता है और पीटर्स स्पेसशिप में ग्रेविटी को ऑन कर देती है जिससे सब कुछ नीचे गिर जाता है और वो बॉडी भी जो पीटर्स को मिली थी। फिर उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 20 घंटे की ऑक्सीजन इस शिप पे बची है। कैप्टन उससे इस सब के पीछे की रीजन पूछते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। डॉक्टर विलियम्स कैप्टन को उस गेटवे के बारे में बताते हैं कि इसे 3 मैग्नेटिक रिंग्स कवर करती हैं जिससे एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनता है, इसीलिए लंबे सफर को हम कुछ ही मिनटों में कवर कर पाते हैं। डॉक्टर विलियम्स बताते हैं कि गेटवे अपने आप ओपन नहीं हो सकता। वो कूपर का भी विश्वास नहीं करते, लेकिन कैप्टन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो उस कमरे को सील कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर विलियम्स इस बात में खुश नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ पीटर्स जो कि स्पेस शटल के कैमरास को चेक कर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे अपना बच्चा दिखता है जिसके पैर में लगी होती है और तभी वहाँ पर डीजे आ जाता है जो कि पीटर्स को संभालता है। बाद में पीटर्स को सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग को चेक करने के लिए एक वीडियो लॉग दिखता है जिसमें उन्हें कुछ साफ तस्वीरें नहीं मिलती। पीटर्स कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, शायद मैं इसे क्लियर कर पाऊं। तभी ग्रेविटी ड्राइव में कुछ गड़बड़ होती है। डॉक्टर विलियम्स और कैप्टन उसे ठीक करने के लिए भागते हैं। वहीं जस्टिन कांपने लगता है और डीजे उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन उसे यह कहकर कि डार्क आ रहा है फिर से बेहोश हो जाता है। और वहीं डॉक्टर विलियम्स जब खराबी को ठीक कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी बीवी क्लेरी का विजन आता है और वो डर जाते हैं। अब बाहर कैप्टन को पानी में से कोई बाहर निकलता हुआ दिखता है जिसे आग लगी होती है। अब सभी एक साथ इसके ऊपर बात करते हैं और आखिर में हेलुसिनेशन सबको क्यों आए। डीजे को उसी वक्त हेलुसिनेशन आता है और कैप्टन उसे संभालते हैं। स्मिथ भी अपने होश खो बैठता है और बाद में कैप्टन के पास स्टार्क आती है जो कैप्टन को बताती है कि शिप जहाँ गई थी वहाँ से वो अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर आई है। वो बताती है कि शिप जिंदा है, शिप के अंदर लाइफ है और वही हमें ये विजन और हेलुसिनेशन दिखा रही है। कैप्टन कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे पता है तो बस ये कि अगले 10 घंटे में हमें क्या करना है। तभी जस्टिन गायब हो जाता है। जब सभी लोगों को ये पता चलता है तो उन्हें किसी का एयर
एयरलॉक में होने का पता चलता है और वहाँ जाकर देखने पर उन्हें वहाँ पर जस्टिन दिखता है जिसने स्पेस सूट नहीं पहना होता। स्टार्क ये बात कैप्टन को बताती है जो कि स्मिथ और कूपर के साथ बाहर स्पेसशिप को ठीक कर रहे होते हैं। पीटर जस्टिन से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि जहाँ पर मैं गया था अगर तुम वहाँ पर जाती तो तुम मुझे नहीं रोकती। वो शिप का दरवाजा खोल देता है और बाहर जाने लगता है। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और उसकी नसें फटना शुरू हो जाती हैं और तभी कैप्टन वहाँ पर आकर जस्टिन को बचा लेता है। कैप्टन डॉक्टर विलियम्स से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर विलियम्स उन्हें कुछ भी नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि स्पेसशिप 7 सालों तक कहाँ पर था। फिर कैप्टन के पास डीजे आता है जो बताता है कि मैंने गलत ट्रांसलेट कर दिया था। जो सिग्नल आया था उसका मतलब सेव मी नहीं सेव योरसेल्फ था जो कि हेल से आया था। तभी कंट्रोल रूम में पीटर सीसीटीवी फुटेज को क्लियर कर देती है और तब उन्हें पता चलता है कि लोग एक दूसरे को ही खा रहे हैं। कैप्टन शिप को उड़ाने का डिसीजन लेता है। इवेंट होरिजन में 2 शिप थी, एक जहाँ पर ग्रेविटी ड्राइव था और एक वो जगह जहाँ पर कंट्रोल रूम था। डॉक्टर विलियम्स इसके सख्त खिलाफ होते हैं लेकिन कैप्टन उसकी एक नहीं सुनते। डॉक्टर विलियम्स ने इस स्पेसशिप को बनाया था इसलिए वो इसे तबाह नहीं करना चाहते थे। स्मिथ और पीटर्स ऑक्सीजन टैंक्स लेने के लिए ग्रेविटी ड्राइव के पास आते हैं और पीटर्स को तभी अपने बच्चे का विजन आता है। वो उसके पीछे भागती है और ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाती है और तभी डॉक्टर विलियम्स को भी अपनी वाइफ का विजन आता है। असल में जब डॉक्टर विलियम्स स्पेसशिप बना रहे थे तब उन्होंने अपनी पत्नी को बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया था और उनकी पत्नी ने अब अकेलेपन में अपनी जान ले ली थी। तब उनकी पत्नी उनकी आंखें फोड़ देती है लेकिन असल में वो बस एक विजन था जो कि ग्रेविटी ड्राइव डॉक्टर विलियम्स को दिखा रहा था और असल में उन्होंने अपनी आंखें खुद ही फोड़ ली थी। फिर वो एक बॉम्ब को लेकर स्मिथ को मार देता है। कैप्टन डीजे को बताते हैं कि स्मिथ मारा जा चुका है और कूपर स्पेस में चला गया है और तभी डीजे पर विलियम्स हमला कर देता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर विलियम्स की आंखें नहीं होती लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख पा रहे थे। असल में वो एनर्जी जो स्पेसशिप अपने साथ हेल से लेकर आया था वो ये सब डॉक्टर विलियम्स से करवा रही थी। और जब कैप्टन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं डीजे की स्किन को बुरी तरह विलियम्स ने लटका रखा है और उसके अंदर का सारा सामान बाहर गिरा हुआ है। कैप्टन विलियम्स को मारने के लिए उसे ढूंढने लगता है। विलियम्स उसे कंट्रोल रूम में मिलता है और कैप्टन भी उसकी फूटी हुई आंखों को देखकर शॉक रह जाता है। तभी खिड़की में कूपर वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर विलियम्स उस पर शूट कर देता है और वो विंडो टूट जाती है जिससे विलियम्स स्पेस में चले जाते हैं और कैप्टन और स्टार्क जो कि उसी रूम में होते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो फोरडेक को अलग कर देंगे। कैप्टन बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए भागते हैं लेकिन तभी स्टार्क और कूपर पर खून की बारिश होने लगती है और वहीं कैप्टन के सामने वहीं जलता हुआ आदमी आता है जो ये कहता है कि तुम मुझे बिना बचाए वहाँ से चले गए। असल में ये आदमी कैप्टन का पुराना साथी होता है जो कि जल रहा होता है लेकिन कैप्टन मजबूर होने की वजह से उसे नहीं बचा पाए थे और वो एविल एंटिटी उसी का विजन कैप्टन को दिखा रही थी। फिर वो उस पर आग फेंकता है और कैप्टन को ना चाहते हुए भी ग्रेविटी ड्राइव रूम में जाना पड़ता है और फिर वो बंदा विलियम्स बन जाता है। डॉक्टर विलियम कहता है कि ये तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तभी विलियम्स उसके सर पर हाथ रखकर उसके सभी क्रू मेंबर्स का हाश्र दिखाता है जिसे देखकर कैप्टन डर जाता है और वो सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है और फोरडेक अलग हो जाता है जिसमें स्टार्क और कूपर होते हैं और फिर हमें ग्रेविटी ड्राइव वाला शिप किसी ब्लैक होल में जाता हुआ दिखाई देता है और वो ब्लैक होल फिर गायब हो जाता है। 76 डेज के बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और सबसे पहले स्टार्क जागती है। उसे रेस्क्यू टीम में डॉक्टर विलियम्स का चेहरा दिखता है और वो डर जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये बस उसका सपना था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी? ये मूवी 1997 में आई थी। शायद तब साइंस को भी अंधविश्वास माना जाता था। इस मूवी में हमें देखने को मिला कि कैसे इंसानों ने अपना ब्लैक होल बना लिया और अब वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन वो स्पेसशिप हेल में चली जाती है और जब वापस आती है तो अपने साथ कुछ एविल एंटिटी को साथ ले आती है जो कि उन लोगों को मार देती है जो कि ये पता लगाने गए थे कि ये स्पेसशिप 7 सालों तक कहां पर थी और अचानक से वापस कैसे आ गई। इस मूवी में जो एविल एंटिटी है उसने सीधे क्रू मेंबर्स के दिमाग में हमला किया जिससे वो अपना संतुलन खो बैठे। उन्हें कुछ और ही दिखने लगा जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने आप को खुद ही मार लिया। तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टीवी और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।